पॉलिटिकल न्यूज एनालिसिस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चंदन झा। अब बात ये आती है कि आखिर पॉलिटिकल न्यूज का एनालिसिस करना जरूरी क्यों हो गया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे छोटे डिजिटल चैनल्स को क्या जरूरत आन पड़ी कि कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज को या कोई पॉलिटिकल खबर को एनालाइज करें या यूं कहें पोस्टमार्टम करें। तो कहीं ना कहीं जब आप दूरबीन से नजर डालेंगे तो कुछ खबरें छूट जाती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, या यूं कहें टेलीविजन चैनल्स, जो बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स हैं उनके पास कुछ खबरें छूट जाती हैं और उन खबरों को अपन लपक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और इसी क्रम में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कि आखिर बड़े बड़े चैनल्स, जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े एडिटर इन चीफ हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, भले ही ऑफ कैमरा इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करते हों, लेकिन ऑन कैमरा कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल इश्यूज है वो कहीं ना कहीं नहीं दिखता है। आप दूरबीन लगा के देख लें, माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे, बिल्कुल छोटे में भी देखेंगे तो नहीं दिखेगा, और टेलीस्कोप से तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि हमारे जैसे छोटे डिजिटल चैनल को कुछ पॉलिटिकल इश्यूज का पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने हमें गैप जरूर दिया है, बड़े बड़े चैनल्स ने गैप किया है, और उस गैप को हम फुलफिल करेंगे और करने में हमें कोई संकोच नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज है, हम अपना स्पेस इन बड़े मीडिया चैनल्स के बीच में बना लेंगे। शुरुआत करते हैं एक खबर से, प्रशांत किशोर जी के बारे में। प्रशांत किशोर जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। जिस पार्टी के साथ जुड़ते हैं उस पार्टी की जीत लगभग तय होती है। वो लंगड़े घोड़े पे दांव नहीं लगाते हैं, हालांकि एक दो बार उनसे भी गलतियां हो चुकी है। उनकी अगर पॉलिटिकल यात्रा, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की यात्रा की बात करें तो 2012 से शुरुआत होती है। 2012 में जब गुजरात में उन्होंने काम किया था, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त भी 2012 में गुजरात के जो विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें प्रशांत किशोर जी ने काफ़ी अच्छा कार्य किया था। आगे की तरफ चलते हैं। 2014 के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी के साथ प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छा काम किया, रिजल्ट भी सबको देखने को मिला। दो बार लगातार वो बीजेपी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। लेकिन 2015 में क्या होता है किसी को नहीं पता। दबी जुबान से लोग काफ़ी अलग अलग बातें कहते हैं, जो तथ्यहीन भी हो सकता है और तथ्य भी हो सकते हैं उनके साथ। खैर, उस बात को अपन बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो 2015 में हुआ बिहार में, और एक बात आपको ये भी बता दूं कि बिहार के ही रहने वाले हैं, बक्सर सासाराम में इनका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई बक्सर में हुई है। उसके बाद ये अमेरिका चले गए, उधर पे जॉब वगैरह करा। 2012 से ये भारत के पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में फेमस हैं और एक अच्छा रास्ता इन्होंने युवाओं को दिया है। 2015 में बिहार के अंदर जब बीजेपी अलग से लड़ रही थी, महागठबंधन अलग से लड़ रहा था, राजद और जदयू कांग्रेस के साथ इन्होंने काम किया। बीजेपी को यहाँ पे पटकनी खानी पड़ी। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखिएगा, लगातार 2012 में भी इन्होंने जिनके लिए काम किया वो जीत रहे हैं। 2014 में भी जिनके लिए ये काम कर रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। 2015 में भी जिनके लिए ये काम कर रहे हैं वो जीत रहे हैं। अब आता है 2017 का इलेक्शन। 2017 के इलेक्शन में ये कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे और यहीं इनसे थोड़ी सी चूक हो गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ काम किया, पंजाब में भी कांग्रेस के साथ काम किया। पंजाब इलेक्शंस में जो
रिजल्ट पॉजिटिव रहा, कांग्रेस की सरकार बन गई। उससे पहले वहां शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के अलायंस की सरकार राज्य में थी। 2017 में आपने सुना होगा, बहुत सारे टीवी चैनल्स में हमने भी कवर किया था उस चीज़ को, अलग अलग चैनल्स के लिए, कि रैली होती थी और खाट बिछाए जाते थे, जो लोग आते थे वो खाट लेके चले जाते थे। हालांकि वो जो कॉन्सेप्ट था किसान आवाम यात्रा, वो कहीं से मतलब कह लें कि उसे उड़ाया गया था। उसके पीछे भी तथ्य है, कभी अगर इसकी बातचीत होगी तो मैं जरूर बोलूँगा इस पर। 2017 में भी लगभग अच्छा रिजल्ट रहा। 2019 में आंध्र प्रदेश YSR के साथ इन्होंने काम किया, अच्छा रिजल्ट रहा। 2020 में आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो विधानसभा इलेक्शन था उसके साथ काम किया, उसमें भी अच्छा रिजल्ट रहा। 2021 सबसे बेहतरीन रिजल्ट इनका रहा, इनके अनुसार TMC के साथ इन्होंने काम किया था विधानसभा इलेक्शंस में। बीजेपी ने भी अपनी बढ़त बढ़ाई थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी जो वेस्ट बंगाल में बिल्कुल नागण्य थी, वो भी वोट परसेंटेज में आगे आ गई, पहले से काफी आगे आ गई, और TMC ने वहां पे सरकार को बनाई ली, ममता दीदी की सरकार है। सेम टाइम पे उन्होंने DMK के लिए तमिलनाडु में भी काम किया था। अल्टीमेटली 2022 में वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे एक बड़े पद को लेकर के, लेकिन किसी कारण से ये तमन्ना उनकी पूरी नहीं हो पाई। ये एक यात्रा थी उनकी जो 2012 से चलती आई, 2022 पे आकर के रुक गई। 2022 की मीट से पहले ही कह सकते हैं, अप्रैल मई में वो कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वो जुड़। अब कहानी यहां से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है विश्व के प्रथम गणतंत्र वैशाली से। कहानी शुरू होती है बिहार की राजनीति से। जन स्वराज पार्टी को वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वैशाली से वो अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे और लोगों से समस्याओं के बारे में जानेंगे और उस पर काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर जी डाटा फिल्टर करने में इनको महारत हासिल है। उन्हें यहां तक पता होता है जो डेटा के अनुसार कि किस क्षेत्र में किसका वोटर जाता है, किस जाति का वोटर जाता है, या किस पार्टी के वोटर्स वहां कम हैं, या वहां पे कैसा कैंडिडेट उतारना चाहिए। ये सब डेटा फिल्ट्रेशन का काम है, डेटा एनालिसिस का काम है, और उसमें प्रशांत किशोर जी और उनके टीम को महारत हासिल है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब प्रशांत किशोर जी ने लगभग ऐलान कर दिया है कि बिहार की राजनीति में वो अपना कदम रखने जा रहे हैं परोक्ष तरीके से। भारत की राजनीति के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, सपा का हो, DMK का हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, उनका एक सर्कल है। सभी पॉलिटिकल नेताओं का एक सर्कल है। उस सर्कल में वो किसी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या वैसे व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करना चाहते जो उनके लिए भविष्य में खतरा हो जाए। ये सभी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का बिना कहा गया एक ट्रीटी होता है दूसरे पार्टियों के साथ, या लगभग सभी के साथ बिना कहा गया एक समझौता है कि भाई इसे अपन एंटरटेन नहीं करेंगे, बस अपना इतना इनके साथ टाइम था, अपन ने पे करा और अब ये बाहर जा सकते हैं। दैट्स इट। ये बात शायद प्रशांत किशोर जी को समझ में आ गई और उन्होंने बिहार से अपने पॉलिटिकल करियर की, अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने की सोची है। अब मामला यहां पे जाकर रुक जाता है। मामला यहां पे इसलिए जाकर रुकता है कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने में 3 साल, 2.5 साल, 3 साल का वक्त है। लोकसभा इलेक्शंस में भी लगभग 2 साल का वक्त है। इससे पहले भारत के अन्य राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और राजस्थान में चुनाव होने हैं, दिल्ली में MCD इलेक्शंस होने हैं,
महाराष्ट्र में भी चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है, आखिर वो उन सारे स्टेट को छोड़ करके बिहार को ही ऑप्ट क्यों किया? इसके पीछे क्या रीज़न है? यही एनालाइज हमें करना है, इसी का पोस्टमार्टम मैं आपको करके दूंगा। फिर आप बताएं कि ये मेरा जो सोचना है और जो खंगालने का तरीका है कहाँ तक सही है या गलत। प्रशांत किशोर जी लगभग भारत के सभी बड़े पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। अब उनके पास कोई ऐसी पार्टी नहीं बची जो कह सके कि भाई आप मेरे लिए आकर के काम करो। 2019 में जब बिहार में विधानसभा इलेक्शंस होने थे तो बिहार के छोटे छोटे दल, जैसे मान के लीजिए ये तथ्य है, सत्य भी है, इस पर तर्क करना सही नहीं होगा। बिहार के छोटे छोटे दल जैसे मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी है, कुशवाहा जी जो अभी एमएलसी बने हुए हैं, एक जमाने में केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, अभी बिहार में एमएलसी है। ये तीनों लोग 2019 में प्रशांत किशोर जी से दिल्ली में मुलाकात करते हैं और उनसे मदद की दरकार होती है कि भाई कुछ करें ताकि हमारी पार्टी कुछ बेहतर कर सके। हालांकि ये भी सुनने में आया कि प्रशांत किशोर जी ने इस तीनों के जो रिक्वेस्ट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक फोरम तैयार किया बात बिहार की, और 100 दिन में 10 लाख युवाओं तक पहुंचने का उनका लक्ष्य था। उनके अनुसार ये चीज हो गई। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि उनका पहले से विजन था कि अल्टीमेटली मुझे मेन स्ट्रीम राजनीति में ही आना होगा, और शायद इसकी तैयारी उन्होंने 2019 से करनी शुरू कर दी थी। अब बात उठ करके यहां आती है एक कॉमन मैन, एक लेमैन, समझिए एक लेमैन है जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और एक ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। एक लेमैन ये पूछता है प्रशांत किशोर जी से, प्रशांत किशोर जी एक बात बताइए, आपने हर पार्टी के साथ काम किया, आपको हर पार्टी का लुत्फॉल पता है, उसकी अच्छाइयां पता है, उसकी बुराइयां पता है, तब तो आप 2 मिनट में हरा दोगे उस पार्टी को। वहीं थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति ये पूछता है उनसे, ये पूछ सकता है उनसे कि प्रशांत किशोर जी एक बात बताएं, बिहार में आप आए यहां पर, नीतीश कुमार जी की सरकार ने, लालू प्रसाद जी की सरकार ने कितना बिहार के साथ न्याय किया, ये पूरा विश्व जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है। आप आए हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मत समझिए कि मैं सही हूं, मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बू आ रही है कि आप यहां ना जीतने आए हैं ना हारने आए हैं, आप यहां हराने आए हैं। जी हां, आप यहां हराने आए हैं। ऐसा सवाल वो उठा सकते हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स को जानते हैं, करीब से देखते हैं, और मैं उन्हीं की आवाज हूं, मैं उस लेमैन का भी आवाज हूं जो जिस बेचारों का कोई मतलब नहीं होता कि प्रशांत किशोर कौन है। मैं उनका भी आवाज हूं जिन्हें थोड़ा बहुत पता है पॉलिटिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत पता है प्रशांत किशोर के बारे में। मैं उन्हीं की आवाज हूं, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैं तो पूछ ही रहा हूं सवाल आपसे प्रशांत किशोर जी कि आप यहां जीतने आए हैं या हारने आए हैं। एक तरफ आप तो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को 25-30 साल तक कोई हरा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, और बीजेपी सभी को पता है दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। आपने दिल्ली को छोड़ा, दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस काफी नजदीक हैं, दिल्ली छोटा प्रदेश है, आप वहां पे सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं आपने दिल्ली को क्यों नहीं ऑप्ट किया अपने एक्टिविटीज के लिए, अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। बिहार को ऑप्ट किया, अच्छी बात है, लोगों को एक नया ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कुछ सवाल है प्रशांत किशोर जी आपसे। सवाल ये है कि अगर आप कांग्रेस आपको अडॉप्ट कर लेती तो आप क्या करते? तो भी आप यही काम कांग्रेस के लिए करते, या आप यहां विपक्ष को कमजोर करने आए हैं? ये एक पक्षीय बात मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि
बहुत सारे लोगों का ये दावा होता है, मेरे जानने वालों का ये कहना है कि भाई तुमने शायद इनके साथ काम किया है या नहीं काम किया है, अब तुम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो इसलिए ये सारी बातें बोलते हो। अब वो बात की बात है कि मैंने काम किया है या नहीं किया है, पर पर्सनली कोई मिलता है मुझसे तो मैं बतलाऊंगा। लेकिन जो सवाल यही गूंज रहा है पूरे बिहार में, जब तेजस्वी जी से पूछा गया कि भाई अब प्रशांत किशोर आने वाले हैं, ऐसा है वैसा है, तो बोला कौन प्रशांत किशोर? बिहार की राजनीति के लिए शायद एक अच्छा सिंबल है। आप कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप कहीं किसी दूसरी पार्टी के, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बी पार्ट तो नहीं है या सी पार्ट तो नहीं है। क्योंकि आप एक तरफ तो ये कहते हैं भाई कि बीजेपी को 25-30 साल तक कोई डिगा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। दूसरी बात आप ये भी कहते हैं कि साहब हम अपने जन स्वराज का जो कार्यक्रम है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, लोगों से सवाल जवाब करना, लोगों के समस्याओं को देखना समझना, उसकी शुरुआत हम बिहार के वैशाली से करेंगे। कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में आपके आने से पक्ष को कोई दिक्कत नहीं होने वाला, खास करके बीजेपी को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। दिक्कत होगी राजद को, राष्ट्रीय जनता दल को। अब आप क्या यहां मजबूत विपक्ष देने आए हैं या कुछ और कर रहे हैं? सवाल आप पे है, जवाब आपको देना है प्रशांत जी। आप बिहार में मजबूत विपक्ष देने आए हैं या पक्ष में बैठने आए हैं? क्या आप 3 साल में अपने आप को पक्ष में बैठने के लिए तैयार कर सकते हैं, या 3 साल में आप अपने आप को विपक्ष में, मजबूत विपक्ष देने के लिए तैयार कर सकते हैं? कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम का, इस जो प्रशांत किशोर जी के बारे में जो बातचीत हो रही थी, उसका एक सारांश यही है कि अगले 2.5-3 साल के अंदर क्या प्रशांत किशोर जी की जो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी या जो संगठन बनेगा, क्या मजबूत विपक्ष देने में कामयाब हो पाएगा? वैसे सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मजबूत, कोई भी अच्छी या बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे उसका संगठन काम करता है, और शायद इसी वे पे प्रशांत किशोर जी चलना चाहते हैं। उन्होंने अपने संगठन का नाम जो जन स्वराज बनाया है। जन स्वराज एक संगठन होगा, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी का भी उन्होंने कोई ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपके पास अपना पब्लिकेशन होना चाहिए, अपना टीवी चैनल या कुछ इस तरह की चीज़ें कि आप अपने वोटर्स से, आप अपने लोगों से, आपसे लोग मतलब 2 वे कम्युनिकेशन कर सकें, आप खुद और लोग आपसे। तो सर ये जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर प्रशांत किशोर जी काम कर भी रहे हैं, और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति बहुत जल्दी वोलाटाइल होने वाली है। वोलाटाइल पक्ष के लिए नहीं है, जदयू को भी थोड़ा डरने की आवश्यकता हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि डर भी रही है उससे। राजद बहुत बुरी तरीके से डर रही है, उसे पता है कि प्रशांत किशोर जी को क्यों उतारा गया है बिहार में। बीजेपी को इससे कोई डर नहीं है। 2 सवाल है प्रशांत किशोर जी जो मतलब बिल्कुल मन उसका कोई आंसर नहीं आ पा रहा है। लोगों को जानना चाहिए वो सवाल का जवाब लोगों के पास जाना चाहिए। पहला कि अगर आप कांग्रेस में होते हैं आज से 10-15 दिन पहले, जब कांग्रेस ने आपको अडॉप्ट नहीं किया, तब आप इस एक्टिविटी पे आ गए। आपने बी प्लान आई थिंक बना कर रखा होगा, या फिर इंस्टेंटली आपके दिमाग में आ गया होगा, या फिर कुछ ना कुछ बी प्लान होगा, मे बी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको अडॉप्ट कर लेती तो आप क्या करते? तब तो आप, सीधी सी बात है, गठबंधन में रहते हैं, राजद के साथ काम करना होता आपको बिहार में। इतनी जल्दी आप कैसे मतलब बदल देते हैं पाला तुरंत? आपके अनुसार आपको कुछ इस प्रकार के लोग चाहिए अपने संगठन में जो बिहार के हो, बिहार के अच्छाई के बारे में सोचते हो, बिहार के रहने वाले हो, जो बाहर भी रहते हो लेकिन बिहार के अच्छाई के बारे में सोचते हो, जो ऐसे लोग जो बिहार में कार्य कर रहे हैं, बाहर के हों, वो भी आपको आपकी जरूरत है। वैसे लोग भी आपको चाहिए। आप
ने चुनाव को एक डेटा एनालिसिस, डेटा फिल्ट्रेशन का एक जॉब वर्क दे दिया इलेक्शंस को। बहुत सारे लोगों को उसमें नौकरी वोकरी भी लग ही जाती है। अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं वहाँ पे, अलग अलग जो कैंडिडेट हैं वो भी आपके जैसे लोगों को हायर कर रहे थे। लेकिन घूम फिर करके बात यही आती है कि आपने भारत के तमाम बड़े और छोटे पार्टियों के साथ काम कर लिया और पॉलिटिकल एक्टिविटी आप बिहार में स्टार्ट करने वाले हैं। बीजेपी को आपसे कोई डर नहीं है। राजद को आप राजद को कमजोर करने के लिए बिहार में आए हैं या मजबूत विपक्ष देने के लिए बिहार में आए? क्योंकि लोकतंत्र में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। तो इस चीज़ को क्लियर करें। और अपने दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कार्यक्रम बहुत जगह पूरे इंडिया में, सोशल मीडिया पे है, हर जगह रिवॉल्व करेगी। हो सकता है आईपैक के लोग भी इस चीज़ को देखें, कमेंट करें, मेरे बारे में लोगों को बताएं, तो मुझे खुशी होगी। मुझे वाकई में खुशी होगी कि आईपैक के लोग या खुद जो भी हैं, मतलब जो मेरे शुभ चिंतक हैं, वो इस कार्यक्रम को देखें और इस पे अपना जो बहुमूल्य विचार है कमेंट में जरूर